हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसे कि हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए पीवाई क्यूज़ की सीरीज़ कर रहे हैं और ये हमारा आज लेक्चर नंबर 5 है। तो जब तक हमारे एग्ज़ाम नहीं हो जाते मींस लास्ट 30 डेज़ में हम लोग बेस्ट से बेस्ट हमारे पीवाई क्यूज़ करने वाले हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेकेंड इन Which of his famous work, Yahya bin Ahmed Sirhindi, claim that the founder of which dynasty was descendant of Prophet Muhammad? यानी सिरहिंदी ने अपने वर्क में मेंशन करा था कि कौन सी डायनेस्टी का रूलर क्या है, डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, या कि उनके वंशजों में से एक है। ठीक है, तो ये उन्होंने मेंशन करा था सैयद डायनेस्टी के रूलर और फाउंडर खिजर खान के बारे में। ठीक है, इन्होंने क्या मेंशन करा था, सरहिंदी ने अपने वर्क में मेंशन करा था तारीख मुबारक शाही में। तो इम्पॉर्टेंट है कि सरहिंदी ने कौन कौन सी किताब लिखी है या कौन सा उनका वर्क है, तो वो है तारीख मुबारक शाही, जिसमें उन्होंने खिजर खान को क्या बताया है, डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद साहब के। तो उन्होंने क्लेम करा है खिजर खान को डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, और ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, बेसिकली फाउंडर थे कौन सी डायनेस्टी के, सईद डायनेस्टी के। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच अथॉरिटी डिसाइड्स सिटीजनशिप फॉर पीपल इन न्यूली एडेड टेरिटरी। यानी अगर आज इंडिया में कोई टेरिटरी ऐड करते हैं हम लोग, फॉरेन टेरिटरी, जैसे सपोज कल पाकिस्तान को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो जो उस टेरिटरी के, भाई अब वो टेरिटरी हमारी होगी तो ऑब्वियसली वहाँ के रहने वाले लोग भी हमारे ही हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएंगे, वो इंडिया के ही सिटीजन हो जाएंगे। तो ये चीज़ कौन डिसाइड करता है, ठीक है, तो ये कि कौन से, अगर कोई टेरिटरी हम अपने अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे हमारे हमारे सिटीजन हो जाएंगे, ये कौन डिसाइड करती है, तो ये करती है यूनियन गवर्नमेंट, यानी हमारी पार्लियामेंट। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट के पास पूरा इस चीज़ का क्या होता है, राइट होता है। देखो हमारे सिटीजनशिप के रिगार्डिंग पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप पे दिए हुए हैं। अब उसमें मोटा मोटा क्या है, आर्टिकल 5 किसकी बात करता है कि वो सभी सिटीजन हैं जो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, यानी कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे, यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस टाइम पे जो जो इंडिया के टेरिटरी में थे वो अपने आप ही इंडिया के क्या बन गए, सिटीजन बन गए। अब 6 में क्या बोल रहा है कि माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, ठीक है, माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, यानी जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आ गए, वो भी ऑब्वियसली इंडिया आ गए तो हमारे हो गए ना यहाँ के सिटीजन। उसके बाद जो माइग्रेट कर गए थे पाकिस्तान लेकिन वापस आ गए इंडिया में, तो वो है 7वें नंबर पे। 8वें पे देखो, 8 कैसे बनता है, ऐसे, और हम क्या बोलते हैं, दुनिया गोल है, तो गोल यानी ग्लोब। ठीक है, तो जो इंडियन ओरिजिन के तो हैं बट रिसाइड कर रहे हैं आउटसाइड द इंडिया, ठीक है, जिनको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो उनके रिगार्डिंग आर्टिकल कौन सा है, 8वां। उसके बाद 8 कैसे याद रखोगे ना, तो याद रहेगा ग्लोब, 8 होता है ग्लोब, ऐसे गोल गोल ग्लोब है, तो 8 से पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो, बट वो क्या है, आउटसाइड ऑफ इंडिया रह रहे, बट वो भी इंडियन सिटीजन है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्यों है, क्योंकि अगर आप अपनी सिटीजनशिप को वॉलेंटरली छोड़ देते हो, फॉरेन, आप अगर वॉलेंटरली अपनी सिटीजनशिप छोड़ देते हो और किसी दूसरी कंट्री की वॉलेंटरली एक्वायर कर लेते हो सिटीजनशिप, तो आपकी क्या होगी, लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप हो जाएगी। यानी आप दूसरे देश की अगर नागरिकता ले लेते हो तो आपकी इंडियन जो नागरिकता है वो चली जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 10 बोलता है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप, यानी एक बार अगर आपको सिटीजनशिप मिल गई तो वो कंटिन्यू है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपसे ले ली जाएगी। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आप ऐसा कुछ नहीं करते हो। उसके बाद देखो, पार्लियामेंट होल्ड द पावर टू रेगुलेट। उसके बाद देखो 10th क्या है कि आपकी सिटीजनशिप क्या रहेगी, कंटिन्यू रहती है अनटिल एंड अनलेस आप कुछ गलत नहीं करते हो। ठीक है, क्योंकि आपको अगर सिटीजनशिप मिल गई तो आप सिटीजन हो, मैं भी सिटीजन, ऐसे सिटीजनशिप कंटिन्यू रहती है। उसके बाद 11th आर्टिकल बोलता है
कि पार्लियामेंट होल्ड द पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप, कि पार्लियामेंट के पास पावर है सिटीजनशिप के रिगार्डिंग लॉज बनाने में और उनको फॉर्मुलेट करने में और चेंजेस करने का राइट किसको है, पार्लियामेंट को है, ठीक है। आर्टिकल 11 बोलता है। तो किसके पास होता है ये राइट, यूनियन गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द तीरा भुक्ति मेंशन इन गुप्ता इंस्क्रिप्शन कॉरेस्पॉन्ड टू प्रेजेंट डे, यानी गुप्ता पीरियड में जो तीरा भुक्तीज होती थी वो कौन से रीजन में पड़ती थी बेसिकली, ठीक है। तीरा भुक्तीज पड़ती थी बिहार के रीजन में, बिहार रीजन में पड़ते थे तीरा भुक्ति रीजन्स। और गुप्ता पीरियड में जो प्रोविंसेस होते थे, प्रोविंसेस यानी एक तरीके से हमारी जो आज के टाइम पे स्टेट है, ठीक है, स्टेट को बोलते हैं प्रोविंसेस। और तो प्रोविंसेस को क्या बोलते थे, भुक्ति, ठीक है। और इनको गवर्न कौन करते थे, उपारिका और गोप्ता। यानी जब आज हम स्टेट बोलते हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोलते थे, भुक्तीज बोलते थे। यानी प्रोविंसेस को क्या बोलते थे, भुक्ति, और उनको गवर्न कौन करते थे, उपारिका और गोप्ता। उसके नीचे आते थे डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट्स को क्या बोलते थे, विषयास, और इनको गवर्न कौन करते थे, विशापतिस, ठीक है। तो ये कौन से रीजन में पड़ता था, ये पड़ता था बिहार रीजन में। तेरा भुक्ति इज इन बिहार रीजन। द फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ द मेल भांगड़ा इज कॉल्ड, यानी जो मेल है उनका तो भांगड़ा है, तो फीमेल्स का कौन सा है, घूमर है, कलबेलिया है, गरबा है या गिद्धा है। देखो घूमर तो हमें पता राजस्थान का है, कलबेलिया राजस्थान, ठीक है। गरबा, गरबा तो हम सबको पता है, वो तो ऐसा नहीं है ना कि मेल या फीमेल से कोई डिफ्रेंशिएटर, नहीं, गरबा गुजरात से। तो जैसे मेल के लिए भांगड़ा है वैसे ही फीमेल्स के लिए क्या है, गिद्धा। और ये कहाँ से है, पंजाब से, यानी ठीक है, ये पंजाब का क्या है, एक तरीके से डांस है, डांस फॉर्म है पंजाब का, फोक डांस है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया एज पर लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, यानी अभी टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है इंडिया की अकॉर्डिंग टू नेशनल सर्वे रिपोर्ट। तो जो अभी फर्टिलिटी रेट है दैट इज 2.0%, और ये डिक्लाइन हुई है कहाँ से, फ्रॉम 2.2% से 2015-16 से, 2015-16 से 2.2 से कितनी हो गई है, 2 पॉइंट, ठीक है। अब देखो इसमें और भी दिया हुआ है कि जो फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी रेट लोअर है कहाँ पे, अर्बन एरियाज में, यानी शहरों में फर्टिलिटी रेट और भी लो है 1.6%, जबकि जो रूरल एरियाज हैं उनमें फर्टिलिटी कितनी है, 2.1। तो यानी रूरल एरियाज में अभी भी फर्टिलिटी ज़्यादा है 2.1, जबकि अर्बन एरियाज में कितनी है 1.6, ठीक है। और ये घट के कितनी हो गई है, 2.0 हो गई है फ्रॉम 2.2 फर्टिलिटी रेट से 2015-16 से। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ग्राम पंचायत इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूट इन इंडिया, यानी ग्राम पंचायत का क्या रोल है, क्या वो मैनेज करती है इंफ्रास्ट्रक्चर को, नहीं। टू कंडक्ट प्रोविंशियल इलेक्शंस करती है, नहीं भाई, इलेक्शंस इसका काम नहीं है, वो हमारी कौन देखती है, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब देखती है, स्टेट इलेक्शन देखती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। एक्ट एज ए जुडिशियल फॉर्म फॉर द लोकल डिस्प्यूट्स, या सर्व एज एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द विलेज सेल्फ गवर्नमेंट। हाँ, विलेजेस में सेल्फ गवर्नमेंट को चेक करने के लिए होती है विलेज पंचायत। अब देखो आर्टिकल 73 ए से, यानी ए मतलब यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से, जो कि इम्प्लीमेंट हुआ 1993 में, उससे कौन सा पार्ट ऐड किया है, पार्ट 9, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पंचायत्स को। और पंचायत्स के अंडर जो फंक्शनल आइटम्स है, यानी कौन कौन से आइटम्स पे और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे हमारी पंचायत काम करती है, तो उसमें टोटल 29 फंक्शनल आइटम्स है। जैसे उसमें होता है कि भाई गांव में प्रॉपर पानी हो, ठीक है, लाइट हो, तो ये क्या होगी, ये फंक्शनल आइटम्स हैं जिन पे विलेज पंचायत को काम करना होता है, ठीक है। तो ये 29 फंक्शनल आइटम्स हैं किसके लिए, पंचायत के लिए, ठीक है। वैसे ही 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 जो 1993 में अगेन इम्प्लीमेंट हुआ है, ये किसके लिए, ये है अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। देखो गांव के लिए क्या होगी हमारे पास,
गांव के लिए तो क्या होगी, पंचायत हो गया है, बट इन अ सेम वे अर्बन यानी शहरों के लिए क्या है, लोकल बॉडीज हैं जिनकी फंक्शनल आइटम्स कितनी हैं, टोटल 18 फंक्शनल आइटम्स हैं। और इसने कौन सा शेड्यूल ऐड करा है, इसने ऐड करा है 12th शेड्यूल। पंचायत ने कौन सा शेड्यूल ऐड करा है, 9th पार्ट ऐड करा है, और इसने 9th पार्ट और 11th शेड्यूल, ठीक है, 11th शेड्यूल, और इसने कौन सा ऐड करा है, 12th शेड्यूल, और जिसमें फंक्शनल आइटम्स कितनी है, 18। नेक्स्ट देखो, भोलानाथ सिंह वॉज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट। भोलानाथ इनमें से कौन से रिवोल्ट में एक फेमस लीडर थे, तो वो थे तोमर रिवोल्ट में। तोमर रिवोल्ट में वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटी थे। और ये हुआ कहाँ पे था, ये हुआ है छोटा नागपुर वाले रीजन जो प्रेजेंट डे झारखंड में पड़ता है। 1782 और 1789 काफ़ी फेजेस में हुआ था, बट एक याद रख सकते हो कि 1782 के आसपास हुआ था, ठीक है। अब उसके अलावा हमें पता है कि अलग और भी हमारे बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए थे, ट्राइबल रिवोल्ट, जिसमें एक आता है मुंडा रेबिलियन जिसको लीड करा था भगवान बिरसा मुंडा ने 1899 से लेके 900 में के टाइम फ्रेम में रहा। उसके बाद सिद्धू एंड कान्हू जो कि संथाल रिबेलियन का पार्ट थे और एक तरीके से फेमस लीडर थे, ये हुआ 1855-56 में। उसके बाद एक हुई है भील अपराइजिंग जो कि कब हुई है, 1818 में। वेरी इंपॉर्टेंट कि भील अपराइजिंग कब हुई है, 1818 में हुई है। उसके बाद आता है एक कोल रिबेलियन हुआ है 1831 और 32 में, जिसको लीड करा बुद्धो भगत इन छोटा नागपुर। तो ये दोनों कहाँ पे हुई, दोनों ही छोटा नागपुर में एक हुई है तोमर रिवोल्ट, कहाँ पे, छोटा नागपुर में ही, और दूसरी हुई है कोल रिबेलियन 1831 जिसको लीड किसने करा, बुद्धो भगत ने, और ये किसने लीड करी, ये करी भोलानाथ सिंह ने, ठीक है। भोलानाथ सिंह ने लीड करी तोमर रिवोल्ट को, वैसे ही कोल रिबेलियन को बुद्धो भगत ने 1831 से 32 में, भील रिबेलियन 1818 में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म वोकल डांस इज नॉट यूज्ड, यानी इनमें से कौन सा डांस फॉर्म है जिसमें वोकल मतलब गाते नहीं है, म्यूजिक की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे ही आप डांस परफॉर्म करते हो। तो ये हमारा डांस फॉर्म छऊ। तो ये बताओ छऊ हमारा क्लासिकल डांस फॉर्म है या नहीं। देखो, संगीत नाटक अकेडमी इसको डांस नहीं मानती है, हमारा क्लासिकल डांस फॉर्म नहीं मानती है। उसके अकॉर्डिंग 8 ही क्लासिकल डांस फॉर्म है, 8 क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया एज पर संगीत नाटक अकेडमी, जिसमें पहले नंबर पे है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से है, कथक नॉर्थ इंडिया का अकेला डांस फॉर्म है, कथक कली केरला से, कुचिपुड़ी आंध्रा से, उड़ीसा से है उड़िया, ठीक है, उड़ीसा से है उड़ीसी, मणिपुरी से मणिपुर से है, मोहिनीअट्टम केरला से है, और सतरिया असम से है। तो संगीत नाटक अकेडमी तो सिर्फ 8 को ही मानती है, ठीक है, इसमें छऊ नहीं है। बट वेयर छऊ इज कंसीडर एज ए 9th, बट छऊ को 9th क्लासिकल डांस फॉर्म मानती है कौन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल, ठीक है। तो छऊ को 9th जो हमारा डांस फॉर्म है वो मानती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जबकि संगीत नाटक अकेडमी कितनी मानती है, 8 ही मानती है। अब देखो, जो छऊ भी है वो भी 3 टाइप का छऊ है, एक है सरायकेला, एक है पुरुलिया, एक है मयूरभंज, ठीक है। कौन कौन से हैं, सरायकेला, पुरुलिया एंड मयूरभंज। तो जो सरायकेला है वो कहाँ पे मनाया जाता है, वो झारखंड में, पुरुलिया वेस्ट बंगाल में एंड मयूरभंज उड़ीसा में, ठीक है। तो कौन से डांस फॉर्म होंगे इसमें, छऊ। नेक्स्ट देखो, द चौहार रिबेलियन विच इमर्ज एज कल्मिनेशन of the economic grievance of ordinary peasants and hereditary workers reached at its peaks during which year। यही पूछ रहा है कि जो चौहार रिबेलियन हुआ है वो कौन से साल में हुआ बेसिकली, ठीक है। तो चौहार रिबेलियन हुआ है 1798 से 99 में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन विच ईयर आरबीआई वाज एस्टैब्लिश। हमें सबको पता है कि आरबीआई कौन से साल में एस्टैब्लिश हुआ है, 1935 में आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ है, और कौन से एक्ट के थ्रू ये स्टैब्लिश हुआ है, अंडर आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। यानी पहले एक्ट आता है ना, ऑब्वियसली पहले एक्ट आएगा फिर उससे रिलेवेंट कोई बॉडी बनेगी। तो आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 आया, उसके बाद 1935 में आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है सिंस 1937 से, ठीक है। और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई
इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट देखो, व्हाट टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन हिल रीजन्स बाय कटिंग स्लोप्स इनटू स्टेप्स। अब देखो कि ये देखो छोटे 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 क्या बना रखे हैं, ऐसे खेत खेत से बना रखे ना। अब हिली एरियाज में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि उनके पास प्लेन लैंड है और वहाँ पे वो खेती कर ले। तो क्या करते हैं यहाँ पे लोग, ऐसे छोटे 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 ऐसे काट काट के पहाड़ को क्या कर देते हैं, थोड़ा थोड़े जगह को प्लेन कर देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, और ये कहाँ पे होती है, ऑब्वियसली हिली एरियाज है, मतलब वहाँ पे पहाड़ हैं और हमारी प्लेन नहीं है, प्लेन्स नहीं है, तो कौन सी फार्मिंग होती है, इसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग मतलब छोटे छोटे ऐसे काट काट के बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच लैंग्वेज वर एडेड टू द 8th शेड्यूल बाय द 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में। 71st अमेंडमेंट 1992 के अकॉर्डिंग कौन सी लैंग्वेजेस ऐड की गई है हमारे 8th शेड्यूल में, ठीक है। तो 8th शेड्यूल किसकी बात करता है, हमारी लैंग्वेजेस की, ठीक है। तो ये ऐड करी गई है कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। इसको याद ऐसे रखो, देखो MN के तो मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। MN कितना 70, MN कितना 71, MN कितना 71, ठीक है। एक तरीके से ऐसे याद रख लो कि आपका फ्रेंड आपसे पूछ रहा है कि MN कितना, तो बोल रहा है 71, MN कितना, MN कितना 71, ठीक है। तो ऐसे याद हो जाएगा कि मणिपुरी, नेपाली एंड कोंकणी 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये है कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। अब देखो, अभी 2024 में ही कैबिनेट ने 5 और लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया एज हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस, ठीक है। तो इसमें कौन सी है, मराठी, पाली, प्राकृतिक, आसमी एंड बंगाली। तो अभी टोटल कितनी हो गई है, ये हो गई टोटल 11। पहले से कितनी है हमारे पास 6, जिसमें फर्स्ट है हमारी तमिल लैंग्वेज जो कि सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, 2004 में इसको रिकॉग्नाइज किया था। उसके बाद संस्कृत 2005 में, कन्नड़ा 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में एंड जो सबसे लास्ट थी वो थी उड़िया, मतलब उड़िया लैंग्वेज 2014 में ऐड की गई थी, लेटेस्ट वन। बट अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, 5 और अप्रूव की है हमारी एज ए क्लासिकल लैंग्वेजेस। कौन सी, मराठी, पाली, प्राकृतिक, आसमी एंड बंगाली। और टोटल कितनी हो गई है 11, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टोटल अभी कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं 11, और कितनी अप्रूव हुई है 5, मराठी, पाली, प्राकृतिक, आसमी, बंगाली, टोटल 11 है। सबसे पहले तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया। नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट ट्राइबल रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इज कंसिडर्ड टू बी टेकन इन विच ईयर। यानी जो फर्स्ट कौन सा ट्राइबल रिवोल्ट कौन से साल में हुआ और इसको किसने लीड करा, इसको लीड करा था तिलक मांझी ने। और ये कहाँ हुआ था, जो राजमहल की हिल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे हुआ था। राजमहल हिल एरिया पड़ता है, वहाँ पे हुआ था, छोटा नागपुर और राजमहल हिल्स। और इसको लीड किया था तिलक मांझी ने। और ये कब हुआ था, फर्स्ट ये था ट्राइबल रिवोल्ट जो कि 1784 में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ कब हुआ था, 1784 में, और लीड किया था तिलक मांझी ने। नेक्स्ट देखो, पैरेलल गवर्नमेंट फॉलोइंग द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज एस्टैब्लिश इन विच सिटी। कि पैरेलल गवर्नमेंट कौन सी सिटीज में एस्टैब्लिश हुई थी, किसको सपोर्ट करने के लिए, क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये सबसे जो पहले एस्टैब्लिश हुई थी वो हुई थी सतारा में, फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट सतारा महाराष्ट्र में। उसके अलावा अनदर हुई थी जैसे बलिया यूपी में भी पैरेलल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई थी, एंड तमलुक वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये तो पूछ ही लिया कि पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ पे एस्टैब्लिश हुई थी, फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट, तो वो हुई थी सतारा महाराष्ट्र में। उसके अलावा बलिया एक यूपी में हुई थी एंड एक तमलुक बंगाल में हुई थी। नेक्स्ट देखो, द इरिगेशन मेथड इन विच इंडिया दैट डिस्ट्रीब्यूट्स वाटर थ्रू पाइप्स अंडर लो प्रेशर ईच प्लांट इज कॉल्ड। यानी ऐसे हमारे अगर पौधे बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो एक एक पौधे तक वो जाएगा पानी ऐसे ऐसे, ड्रिप बाय ड्रिप बाय ड्रिप। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं बेसिकली। तो ये कौन सा एक
कौन सा तरीका है इरिगेशन का, तो इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड फार्मिंग। लोकलाइज्ड फार्मिंग मतलब इसमें क्या होता है कि एक ऐसे पाइप बिछा देते हैं, उसमें क्या होता है छेद कर रखे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब उसमें छेद करके रखोगे तो क्या होगा, ड्रिप जब जब वहाँ पे से मान लो ऐसे से है पौधा है, और जब यहाँ पे उसको यहाँ पे छेद कर रखा है, फिर यहाँ पे उसके पाइप में छेद कर रखा है यहाँ, तो क्या होगा थोड़े थोड़ा 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 प्रेशर एकदम लो रखेंगे, सो दैट कि वहाँ पे पानी जाए, ठीक है। और वहाँ पे क्या होगा, धीरे 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 पानी जाता रहेगा, तो इसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। और ये कौन सी फार्मिंग के अंडर आता है, ये आता है लोकलाइज्ड फार्मिंग के अंदर, ठीक है। सो गाइज ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी पीवाईक्यूज थे वो, और इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। थैंक यू सो मच, आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन।